1990 के दशक के मध्य में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक युवा स्नातक छात्रा के रूप में मैं उस पीढ़ी से थी जिसने आर्थिक उदारीकरण का पहला स्वाद चखा था। राज्य या सरकार की बेड़ियों से कुछ आजाद हुए थे। हम हमारे जीवन में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। नए नए उत्पाद उतार कर बाजार को उत्साह से भर दिया। उदाहरण के लिए जब नई दिल्ली में एक बर्गर कंपनी की पहली दुकान खुली थी, तब स्वाद लेने के लिए 4 घंटे तक कतार में लगना पड़ा था। उदारीकरण के बाद इंतजार खत्म हो गया। कैंपस में निजी कंपनियों ने भर्ती अभियान चलाया तो हमारे भविष्य की संभावनाएं आकर्षक और उज्जवल दिखने लगी थी। राज्य या सरकार हमारे रोजमर्रा के जीवन में बाहर हो गई और हमने अपनी नई आर्थिक स्वतंत्रता का जश्न मनाया। कुछ साल बाद मैं एक गैर लाभकारी संस्था से जुड़ गई। मेरा काम मुझे धूल भरी ग्रामीण सड़कों पर ले गया, जहां मेरा सामना एक अलग ही भारत से हुआ। रोजमर्रा के जीवन से सरकार के बाहर निकलने का जश्न तो दूर, यहाँ भारत इंतजार कर रहा था। वास्तव में सरकार के लिए तरस रहा था। स्कूल, सड़क और अस्पताल का इंतजार था। जिन लोगों से मेरा सामना हुआ वह मुझसे बेहतर जानते थे कि राष्ट्र भ्रष्ट, उदासीन और अक्षम हो सकता है, लेकिन उन्हें इस माए बाप सरकार जैसा कि कई लोग बताते मानते हैं से यह भी उम्मीद थी कि वह उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता के साधन उपलब्ध कराएगी। सड़क के बिना हम बाजार नहीं जा सकते, स्कूलों के बिना हमें नौकरी नहीं मिल सकती। वैसे एक हद तक तो स्थिति तब थी, वह यकीनन 30 साल बाद भी बनी हुई थी। बड़ी तादाद में लोग वंचित थे। जरूरतमंद लोग प्रतिस्पर्धी हालात के बीच फंसे हुए हैं। सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने वाले भारत निर्माण की दिशा में हमारी 7 दशक लंबी यात्रा का आकलन करने की जरूरत है। भारतीय राज्य या सरकार ने दुनिया को कुछ सबसे अच्छा दिया। इसने भारतीय प्रबंधन संस्था IIM, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बनाए। दुनिया को कुछ बेहतरीन डॉक्टरों, नर्सों और इंजीनियरों का उपहार दिया। हमने प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर प्रगति की। फिर भी जब सभी भारतीयों के लिए इन स्वतंत्रताओं को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करने की बात आती है, तो हमारा प्रदर्शन अप्रभावी लगता है। विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक में भारत 174 देशों में से 116, संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में 131 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 में से 101 में स्थान पर है। मानव पूंजी और बुनियादी कल्याण पर हमारा खराब रिकॉर्ड लोकतंत्र में न केवल नैतिक नाकामी है बल्कि विकास पर भी एक दबाव है। इसने आधुनिक अर्थव्यवस्था में भारत के एक बड़े हिस्से की भागीदारी में बेहिसाब बाधाएं डाली हैं। उन्हें एक दुष्चक्र, कम कौशल और कम मजदूरी के चक्कर में फंसा दिया। नतीजतन 75 की उम्र में भारत के अनेक हिस्से अभी भी पूरी आर्थिक स्वतंत्रता के आनंद के लिए जूझ रहे हैं। इस निराशाजनक रैंकिंग के पीछे समिति, राजनीतिक और आर्थिक कल्पनाशीलता की कहानी भी है। कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता को कम महत्व देने, सरकार की कमजोर क्षमता के परिणाम स्वरूप विकास बहुत जगह रुका है और सीमित कल्याणकारी निवेश हुआ। वैसे अनेक कारक हैं जिन्होंने इन पिछले 75 वर्षों में भारत की इन कल्याण यात्रा को आकार दिया। आर्थिक सुधार के पहले 2 चरणों में 2 आख्यानों ने कल्याणकारी राज्य के विचारों को आकार दिया था। पहला चरण एक उच्च आधुनिकतावादी राज्य के निर्माण की नेहरूवादी कल्पना द्वारा निर्देशित था। उच्च मूल्य वाली मानव पूंजी के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशिष्ट स्थानों को जोड़ दिया गया। हमने IIT, IIM, एम्स का निर्माण किया। कृषि संस्थानों और विश्व स्तरीय सांख्यिकीय संस्थानों में भी भारी निवेश किया, लेकिन कल्याण के अन्य क्षेत्र
जन शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सार्वभौमिक सामाजिक बीमा पीछे रह गए। दूसरे चरण या आख्यान के अनुसार देश के अनेक मोर्चों पर जन कल्याण का भार उठाने योग्य नहीं था और भारत सरकार को आर्थिक विकास पर ही ध्यान केंद्रित करना पड़ा। इसमें सफलता कितनी मिली आकलन हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने मानव पूंजी के लिए कल्याणकारी निवेश के महत्व को मान्यता नहीं दी हो। 1946 में बोरे समिति की रिपोर्ट भारत के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा खड़ा करने की सिफारिश की गई थी। सरकार ने 1966 में कोठारी आयोग की स्थापना की और 1968 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति लागू की गई। इस नीति ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर जोर दिया। पहले हमारा ध्यान केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन और विशिष्ट संस्थानों के निर्माण पर केंद्रित रहा। शुरुआती दशकों की पंचवर्षीय योजनाओं ने जन कल्याण के लिए केवल जुबानी जमा खर्च किया। गरीबी हटाओ के इंदिरा गांधी युग में भी जमीनी स्तर पर कल्याणकारी राज्य के निर्माण में निवेश मानव पूंजी के निर्माण की बजाय पूर्ण गरीबों की दूर करने की ही समिति था। लेकिन लोकतंत्र की एक शक्तिशाली सुधारवादी विचार है। 1980 के दशक में नागरिक समाज और अदालतों ने मिलकर वही किया जो संविधान सभा करने में हिचकिचा रही थी। उन्होंने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या पर जोर दिया जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है और औपचारिक रूप से कुछ सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को मान्यता देने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसा मामला है जिसे संविधान ने निर्देशक सिद्धांतों को दायरे में रखा। इससे सरकारों पर दबाव पड़ा तो जन कल्याण के बारे में सोचना शुरू हुआ। राज्य सरकारों ने भी नवाचार करना शुरू कर दिया। तमिलनाडु की मध्याह्न भोजन योजना इस तरह के कदमों में सबसे महत्वपूर्ण रही। वर्ष 1991 में नाटकीय बदलावों की शुरुआत हुई। मौके पैदा हुए दम घोटू लाइसेंस राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि में सरकार की भूमिका कम करने की भावना सामने आई। विनियमन बाजार की प्रतिस्पर्धा सरकार के सारे से बाहर निकलना उस समय के मंत्र थे। लेकिन हमारे नीति और आर्थिक योजना उस राज्य या सरकार में निवेश करने में नाकाम रही जबकि निवेश की जरूरत थी। उच्च शिक्षा संस्थानों के पतन, हमारी सांख्यिकीय प्रणाली, सबसे बढ़कर भ्रष्टाचार और अक्षमता में फंसे लोग प्रशासन के चलते निवेश में बाधा दिखाई दे रही थी। उदारीकरण के बाद के चरण में राज्य या सरकार का आकार वास्तव में सिकुड़ गया। आर्थिक विकास ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के नए मोर्चे खोल दिए। खुली नीतियों और नए आर्थिक सपनों ने मांग रखी कि राज्य या सरकार रास्ते से हट जाए तो कल्याण और विकास दोनों को संभाल लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही भारत के कुछ चमकने संवरने लगा, जन कल्याण के विषय या पिछड़े भारत को पीछे धकेल दिया गया। यह एक वास्तविकता थी जिसे राजनीतिक आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती। तब कल्याण के कुछ काम तो हुए लेकिन आधे अधूरे। 1990, 1991 और 2013 और 2014 के बीच प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र के खर्च में 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई। शिक्षा पर खर्च में 2007 गुना और स्वास्थ्य क्षेत्र में 2.3 गुना की वृद्धि दर्ज हुई। जब आप स्वास्थ्य और शिक्षा भारत के खर्च की तुलना जीडीपी के समक्ष और निचले स्तर वाले देशों से करते हैं तो पाते हैं कि इतनी वृद्धि देश के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन इससे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख सार्वजनिक ढांचे में कुछ विस्तार हुआ। भारत आज प्राथमिक कक्षा में लगभग संपूर्ण नामांकन और देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, पोषण केंद्रों और सब्सिडी वाले शौचालयों के एक बड़े नेटवर्क का दावा करता है। लेकिन वास्तविक शक्ति काम के अधिकार और भोजन के अधिकार सुनिश्चित करने वाले नए कानूनों के रूप में आई। कानूनों ने सामाजिक अनुबंध की शर्तों को सुधारने की पेशकश की, माई बाप सरकार की कमियों को दूर करने की पेशकश की। तब समाज कल्याण कार्यक्रम विशिष्ट नीतिगत विमर्श के पृष्ठभूमि के विरुद्ध बनाया गया था। विशेष रूप से मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पर निवेश किया गया। एक तरह से स्वयं लोकतंत्र की जीत थी। आज इन्हीं जन कल्याणकारी कार्यक्रम ने कोविड की भयावहता के बीच देश के भूखमरी से बचाया। लेकिन कोविड ने यह भी उजागर किया कि पूरी जरूरत देखें तो ये लाभ
भी कितने सीमित हैं। भारत के अधिकांश कार्मिकों के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं और वह घोर गरीबी से केवल एक कमाई या एक रोजगार दूर है। पहले तालाबंदी के कहर के बीच इन कार्मिकों को घर जाने के लिए छोड़ दिया गया था। यह इस बात की याद दिलाता है कि भारतीय राज्य कितनी आसानी से अपने नागरिकों के बुनियादी अधिकार और सम्मान को छीन लेता है। भारत 2022 में भी समान नागरिकता के संवैधानिक वादे को पूरा करने से कितना दूर है। इसके अलावा राज्य के साए से बाहर निकलने और कल्याणकारी निवेशों के बीच प्रतिस्पर्धा व राज्य की क्षमता निर्माण के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि हमें इसकी जरूरत थी। कल्याण पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए को मुफ्त रेवड़ी या फ्रीबी या लोक लुभावन लापरवाही के रूप में चुनौती दी गई। जनहित में हो रहे निवेश को वापस लेने के लिए भ्रष्टाचार और अक्षमता को अक्सर पेश किया जाता है। हालांकि लोकतांत्रिक दबाव ने मनरेगा और पीडीएस जैसे सुरक्षा कवचों को बचाए रखा है, लेकिन मूल जन कल्याण के काम स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश कम राज्य क्षमता का शिकार हो गए। नतीजतन गुणवत्ता और परिणामों की प्रमुख पैमानों पर भारत का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। ग्रामीण शिक्षा की वार्षिक सर्वेक्षण ने एक दशक से अधिक समय में इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में प्राथमिक विद्यालयों में 5 वर्ष पूरा करने के बावजूद लगभग 50% छात्र मुश्किल से कक्षा 2 का पाठ पढ़ सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य भी गुणवत्ता संबंधी चिंताओं से ग्रस्त है। अध्ययनों से पता चलता है कि सरकारी डॉक्टर 50% कम प्रयास करते हैं। इसमें रोगियों के सही निदान की संभावना कम होती है। सुधार के प्रयास बहुत जरूरी है। निजी क्षेत्र पर अब ज्यादा भरोसा। राज्य की सेवा क्षमता में कम निवेश और उसकी खराब नतीजों के चलते हम कमजोर सरकारी सेवाओं चक्र में फंस गए हैं। जिस किसी के पास साधन है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सबसे निजी क्षेत्र की ओर ही रुख किया गया है। कोविड पूर्व भारत में प्राथमिक स्कूल जाने वाले लगभग 50% बच्चे निजी स्कूल में थे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर नहीं मिल रही तो इसके लिए निवेश या पैसे का अभाव भी जिम्मेदार है। यह स्थिति गलत नतीजे देगी। आज अधिकांश भारतीय और इसमें भी वह शामिल है जो राज्य तंत्र, नौकरशाही और राजनीति का हिस्सा है, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली भरोसा नहीं करते। सार्वजनिक सेवाओं में कम निवेश ने एक दुष्चक्र पैदा कर दिया जो हमें फिर कमजोर वितरण प्रणाली की ओर ले जाती है। इस मोह भंग के प्रति लोकतंत्र का जवाब क्या है? राज्य की क्षमता में निवेश करने के बजाय तकनीकी सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर ध्यान दिया जा रहा है। सार्वजनिक सेवाओं में निजी कंपनियां से मदद की कोशिश हो रही है। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो मानव विकास और कल्याण पर भारत का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं दिखता है। लोकतंत्र ने राज्य को सीमित लाभ की ओर धकेल दिया और राज्य की क्षमता निराश कर रही है। संप्रभुत्व वर्ग को तो लाभ हुआ क्योंकि सरकार की पकड़ अनेक जगह ढीली हुई, लेकिन एक बड़ा तबका है जो उम्मीद के लिए बैठा है। रोजगार के अभाव ने बढ़ा रखा है सामाजिक तनाव। पिछले दशकों में रोजगारों की संख्या बढ़ी है, लेकिन आबादी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो पा रही है। विशेष रूप से सरकारी नौकरियों में कमी आई। राजनीतिक वैज्ञानिक देवेश कपूर की गणना से पता चलता है कि भारत में सार्वजनिक रोजगार साल 1986 में प्रति 10 लाख लोगों पर 19,000 हुआ करता था, लेकिन साल 2012 में प्रति 10 लाख लोगों में महज 14,000 लोग ही सरकारी नौकरी में रह गए। सरकारी और निजी नौकरियों की संख्या बढ़ाकर देश में माहौल को बहुत आसानी से सुधारा जा सकता है।